अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आज की बड़ी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो सिंगल बेंच का फैसला था कि इलेक्शन कमीशन 30 रोज़ के अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करे, उसे मुअत्तल करार दे दिया गया है। इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अदालत ने यह फैसला कलअदम करार दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर ही जो दीगर 17 सियासी जमातें हैं उनको और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है कि 17 मई तक जवाब जमा करवाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है उसका फ़ैसला और उसकी स्क्रूटनी सिर्फ पीटीआई की नहीं होनी चाहिए बल्कि दीगर सियासी जमातें जो हैं उनकी भी होनी चाहिए। इस सिलसिले में हम कह सकते हैं कि उनको ये एक बड़ा रिलीफ मिला है। इस पर बात करेंगे। दूसरा हमारा आज का टॉपिक होगा कि IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़ज़ाना, उनकी जानिब से अभी तक की जो इत्तलात के मुताबिक सामने आया है कि बेल आउट पैकेज जो $6 अरब का था, उन्होंने कहा है कि IMF से हमने कहा है कि इसको $8 अरब कर दे और 1 साल की इसमें तोसी भी की जाए। इसकी कंफर्मेशन जो है वो अभी तक नहीं आई। अभी जो वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हैं वो भी होने हैं। IMF का एक वफ़द पाकिस्तान आना है, मुज़ाकरात होंगे, उसके बाद बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इस हुकूमत के पास, ये मखलूत हुकूमत जो बनी है, ऐसी कौन सी छड़ी है कि IMF जो है वो $2 अरब बढ़ाने के लिए बेल आउट पैकेज पर तैयार हो गया है। 1 साल की तौसीह भी दी जा रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाकर उन पर सब्सिडी देकर PTI की हुकूमत जो है उसने जुल्म किया है अवाम के ऊपर। अब मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। स्टेट बैंक तरमीमी बिल के बारे में जो माजी में मौक़िफ़ रहा है मुस्लिम लीग नून का या दीगर जमातों का, वो ये कहते रहे हैं कि स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया है, कब्ज़ा हो गया है IMF का स्टेट बैंक के ऊपर। उस पर भी मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है उस फैसले को रिवर्स करने का। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उनकी अब तक 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। क्या उसमें तय हुआ है और कब तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा का हल्फ़ लेंगे? हमारे जो आज की गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ़ करवा देती हूँ। सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर साहिबा हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। कैसर अहमद शेख साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं और हैदर ज़मान कुरैशी साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले आज ठीक है, कोई ऑडियो का इशू है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, सर मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। सर, ये अब जो फैसला आया फ़ॉरेन फंडिंग केस का, पीपल्स पार्टी तैयार है अपने फ़ंड्स की स्क्रूटनी करवाने के लिए? अगर अदालत की जानिब से हुक्म आता है कि बाकी तमाम जमातों की भी एक साथ स्क्रूटनी की जाएगी, जाँच पड़ताल की जाएगी फ़ंड्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने अपने इब्तिदाइये में फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से जो आज का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया इंट्रा कोर्ट अपील में, उस पर अपना इज़हार ख्याल किया। मैं आपके नाज़रीन की क्लैरिटी के लिए और उनको बेहतर इसके ऊपर ताकि डिबेट आगे बढ़ सके, पहली बात यह है कि PTI को जिस तरह ये कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ा रिलीफ मिला, देखिए ये केस 2014 से चल रहा है और तकरीबन 2700-800 दिन हो चुके हैं। और अगर फैसले को पढ़ा जाए तो फैसले में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि सिंगल जज के फैसले को कलअदम नहीं किया कोर्ट ने। उन्होंने सिर्फ ये कहा है, सिर्फ इस हद तक कहा है कि जो ये डायरेक्शन दी थी सिंगल जज ने कि 30 दिन में फैसला सुना दिया जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस ऑपरेटिव डायरेक्टिव पार्ट को उन्होंने सस्पेंड किया है। लेकिन बाकी जो मामलात हैं सिंगल जज ने कहे थे उनको उन्होंने एज इट इज रखा है कि ये मामले को आप निपटाएंगे और इसके ऊपर तमाम जो कानूनी तकाजे हैं पूरे करेंगे। और सर, उसमें लिखा गया है रिलीफ उस तलवार को कहा जा रहा है ना जो लटकाई गई थी कि 30 रोज के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके खिलाफ कोई भी फैसला आ सकता है। वो तलवार तो हट गई है ना, इसका तो रिलीफ है ना? नहीं हटी, यही तो मजेदार बात है। और वो नहीं हटी। अब हाई कोर्ट की मर्जी, इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, वो 30 नहीं तो 31 दिन में फैसला कर देगा, 32 दिन में कर देगा, अगर या 29 दिन में कर देगा। पहले तो वो पाबंद थे 30 दिन में करने के,
अब वो 5 दिन में भी कर सकते हैं, अब तो कोई कदगन नहीं है। और ड्यू प्रोसेस अगर और बहुत सारी चीजें, स्क्रूटनी कमेटी का एविडेंस, मामलात पूरे हो चुके हैं। दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पीटीआई को बाकी जमातों के साथ बराबरी की सतह पे रखा जाएगा, बिल्कुल रखना चाहिए। अगर 7 साल पीटीआई के फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग में लगे हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन तो इस फैसले को ऐसे भी देख सकता है ना कि दीगर जमातों के भी 7 साल उनको दिए जाएं ताकि वो अपने मामलात को दें। बिकॉज अगर आपने एट पार ट्रीट करना है तो फिर 7 साल तो इनको दिए गए हैं ऑलरेडी। और आप ये कह रहे थे कि 30 दिन हमें क्यों कहा जा रहा है, हमें 300 दिन और चाहिए शायद। तो इनका इस अदालत के फैसले में के खिलाफ जाना इस बात का वाज़े सबूत है कि इनको मालूम है कि इनकी चोरी पकड़ी गई है और अब न्यूज़ इज टाइटन्ड अराउंड। और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों का तो वो जवाब देंगे। मैं आपको बड़ा वाज़े अंदाज में कह सकता हूं कि ना हमारी कोई फॉरेन फंडिंग है, ना ही हमारी कोई प्रोहिबिटिव फंडिंग है। हमारे सारे अकाउंट सर्टिफाइड हैं, हमारा कोई अकाउंट स्टेट बैंक में नहीं ऐसा पकड़ा दिया जो हमने डिक्लेयर नहीं किया। यानी अकॉर्डिंग टू यू पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं, कुरैशी साहब, अकॉर्डिंग टू यू जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं, आपकी जमात नहीं करेगी वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल? बिल्कुल, हमें क्या जरूरत है, हम तो ऑलरेडी वहां पे हैं और सब स्क्रूटनी कमेटी में भी पेश हो रहे हैं, हमने अपने अकाउंट्स भी दे दिए। और जो असल चीज है, जहां इनको शिकस्त हुई है इस फैसले में, हाई कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि अकबर एस बाबर को डिसोसिएट किया जाएगा और जो स्टेट बैंक ने और दीगर इदारों ने इनके अनडिक्लेयर्ड जहां फनल हुआ है पैसा प्रोहिबिटेड सोर्सेज से, उन सोर्सेज की डॉक्यूमेंट्स नहीं दी जाएंगी दीगर पार्टियों को। हाईकोर्ट ने वो बात नहीं मानी पीटीआई की और वहां इनको बिल्कुल शिकस्त हुई है। लेकिन ये उसको नहीं कह रहे, सिर्फ 30 दिन की बात कर रहे हैं। अरे भाई 30 नहीं तो 31 दिन में हो जाएगा, 35 में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन अपना काम मुकम्मल किया और ये जो धरने दे रहे हैं, ये जो फजा बना रहे थे ताकि हम मजलूम बन जाएं, शहीद बन जाएं, तो अब तो इनको रिलीफ मिल गया है ना। अब इसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन फैसला देता है और इनके खिलाफ आता है तो फिर क्या ये मानेंगे? ये एक सवाल है जो मेरे ख्याल में आपको डेफिनेटली ये जरूर सवाल ये पूछेंगे। बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कैसर अहमद शेख साहब, सर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है इस फैसले पर? आप भी नहीं समझते कि कोई रिलीफ मिला है पीटीआई को? जी मैं समझता हूँ, देखिए ना कि ये 30 दिन में अगर वाकई जैसे हैदर जमान कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि अभी फैसला तो पेंडिंग है ना। फैसला हम तवक्को कर रहे थे कि जल्दी आएगा और 30 दिन में आएगा, और अभी हमारा मुतालबा भी यही है और डिमांड है कि जल्दी जल्दी फैसला आना चाहिए। क्योंकि 27-28 अगर 100 दिन गुजर गए हैं, अगर जमातों के फैसले इस तरह आएंगे जो फॉरेन फंडिंग के, तो फिर तो सुलझा नहीं सकेंगे ना। कोर्टों को चाहिए कि वक्त पे फैसला दें और जो सही फैसला है वो दें, ताकि कोर्टों पे और इलेक्शन कमीशन पे ज़्यादा से ज़्यादा एतमाद पैदा हो। तो ये फॉरेन फंडिंग केस ऐसा है जिसमें हम समझते हैं कि पीटीआई जो है उसने कई ऐसी उसमें उनकी गलतियाँ हैं और कई अकाउंट उनके पकड़े गए हैं जिनको उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया अपने जो भी सबमिट किए उन्होंने डिटेल्स। तो उसका फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। ठीक है 30 दिन में नहीं होगा, कोई रिलीफ तो एक लिहाज से है, लेकिन ये ऐसी बड़ी रिलीफ नहीं है। अभी कोई हतमी फैसला तो नहीं हुआ ना। हतमी फैसला होगा तो फिर ही कोई कहा जा सकता है ना कि क्या फैसला हुआ। शेख साहब, लेकिन पीटीआई का जो मौक़िफ़ है फॉरेन फंडिंग केस पर, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट कर दिया गया है कि बस इनका फैसला आ जाना चाहिए फॉरेन फंडिंग का। बाकी जमातें जो हैं उनको भी साथ, उनकी भी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सामने आनी चाहिए और उनका भी फैसला उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, एक ही वक्त पर। इस पर आप क्या कहते हैं? क्या होना चाहिए तमाम जमातों का एक साथ एक मरतबा करके क्लियर हो जाए ना चीज़? आयशा यूसुफ, ये तो बड़ी क्लियर बात है, हर जमात का फैसला होना चाहिए। अगर एक कानून है तो कानून की एक जमात के लिए नहीं है, हर एक के लिए है। हर जमात को
लेकिन इनका चीज़ें बहुत अरसे से बाकी हैं और वो केस पेंडिंग है। बाकी जमातों को भी बिल्कुल उनका पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि फॉरेन फंडिंग किस तरह हुई है, और जो कानून और आईन और जो असूल हैं इलेक्शन के, जो रूल्स बने हैं उसके बाकायदा पाबंदी होगी तो इस मुल्क में आगे बढ़ेंगे हम। नहीं तो कोई एक जमात दूसरी जमात में एलिगेशन करती रहेगी। हमें अपनी जमहूरियत को तभी डेवलप करना है जब भी हम वो मुस्तहकम होगी, जब ये आवाम को भी ये अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल जो कवानीन पे सख्ती से अमल किया जा रहा है। ये 2700-2800 दिन गुजार देना, इसमें कोई अच्छी बात नहीं हुई और कोई लोगों पे इसमें का एतमाद नहीं रहा। जी सही है। डॉक्टर साहिबा, मेरा ये क्या बात करना, एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, कैसर साहब ने जो बात की है उसकी तौसीक में, ये कहां लिखा है कानून में कि एक मुकदमा जो 7 साल पहले दाखिल हुआ और एक मुकदमा जो 10 साल बाद उसके, इन दोनों को इकट्ठा सुना जाए और इनका फैसला इकट्ठा किया जाए, सबका एक और जब आपको 7 साल चाहिए थे अपने असासे और अपने अकाउंट्स देने के लिए, और हाई कोर्ट ने आज कह दिया कि एट पार लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का तो मतलब आयशा ये है कि दीगर पार्टियों को भी 7-7 साल आप दें, इतना टाइम दें कि वो अपने अकाउंट्स दें, जो कि हमें नहीं चाहिए। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब तो ये है, और ये कह देना कि हमें सिंगल आउट किया गया, भाई आपके खिलाफ आपका बंदा गया था, कोई और जमात नहीं गई थी, अकबर एस बाबर गया था, आपका फाउंडर मेंबर गया था, वो आपके खिलाफ गया था, और हमारे खिलाफ तो कोई भी नहीं गया। जी, कानून में ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक शख्स जो कि मुजरिम है, जो कैद है, उसको इलाज के लिए बाहर भेज दिया जाए और बाकी जो कैदी बैठे हुए हैं, कैद हैं, उनकी भी तबीयतें ख़राब होती हैं, उनके भी मसले मसाइल होते हैं, उनको आप बंद करके ही रखें। बहरहाल इसके ऊपर मैं आगे बढ़ाऊंगी मैं अपनी जो गुफ्तगू है। डॉक्टर साहिबा जी, आप क्या समझती हैं, रिलीफ मिला है आपको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, हम अदालतों की बहुत एहतराम करते हैं, अपने जजेस का बहुत एहतराम करते हैं और उनके फैसले भी मनोअन मानते हैं। एज पाकिस्तानी सिटीजन हमारा ये हक है कि हम उनके ऊपर अपनी ओपिनियन भी दे दें। अच्छा, जहाँ तक हमारी अदालतों, आपको पता है 22 लाख केस पाकिस्तानी अवाम के हमारी अदालतों में अभी पेंडिंग हैं, तो अदालतों को थोड़ा टाइम दे दें, जजेस भी पूरे नहीं हैं। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रही हूँ कि हमें उनको मेरा ख्याल है थोड़ी लेवरेज देनी चाहिए। आज उन्होंने, क्योंकि असली बात ये थी कि जो ये पहले 30 दिन वाली उन्होंने बात की थी वो सिंगल जज का बेंच था, जस्टिस मोहसिन हसन कयानी साहब का, तो वो शायद उसमें कुछ बात मतलब उसमें हमारी यही मेरा ख्याल है थी कि कुछ फेयर नहीं लग रहा था, जो उन्होंने कुछ कमेंट्स भी पास किए थे कि फेस द म्यूजिक वाली बात। तो बात ये कि इलेक्शन कमीशन की हद तक जो भी केसेस हों, सारी पार्टियां, 17 से ज्यादा पार्टियां हैं, उन सबके फाइनेंसेस का चेक होना चाहिए। हमने 40,000 से ज्यादा डोनर्स की लिस्ट दी हुई है। हमारे मुकाबले में तो किसी के पास पर्ची भी नहीं होती, आपको पता ही है। हमने रिकॉर्ड दिया, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना ही बाकी पार्टियों के पास कुछ दिखाने को है, क्योंकि वो सब कुछ बाला बाला होता है। इनके तो माशाल्लाह इंपोर्टेड सारा काम है, तो इनको तो जरूरत भी नहीं होती। पीटीआई के जितने भी डोनर्स बाहर से थे, आपको पता है अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत टाइट कानून है और उसके मुताबिक जो भी फंड रेजिंग होती है वो उनके थ्रू होती है। सारे हमने अकाउंट्स दिए, सब डिटेल, मतलब इतनी डिटेल कि जिसकी किसी और के पास वो डिटेल नहीं है। बहरहाल आप आगे देखिए, मेरा ख्याल है अदालत में जो चीज हो, सब जुडिस जो मैटर हो, उसको चलने देना चाहिए और हम अपनी ओपिनियन, और हम वी आर आउट इन दी ओपन। और आपको पता है इमरान खान साहब का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि अगर आपको कोई गलती मिलती है तो निकालें। हम अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ एनालिसिस, सब चीजों को सामने रखते हैं, लेकिन हमारी वाहिद पार्टी है जिसमें आम आदमी फंडिंग देता है, जिसमें $10 ओवरसीज पाकिस्तानी देते थे। अभी जलसा हुआ है लाहौर में, उसमें हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है और इसी तरह कंट्रीब्यूशन के साथ ही बात आगे चलनी चाहिए। जो बड़े बड़े माफिया डॉन्स बीच में आके अपना काम कराते हैं, पैसे देते हैं, आपको पता है अमेरिका में इस तरह होता है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर होता है वो फिर बाद में जाहिर है अपने मराहत भी लेते हैं, अपना वक्त भी लेते हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा सवाल तो फिर भी बनता है, बेहतर फैसला आया आज, फिर भी ये बनता है ना कि 7 साल तक ये केस चलता रहा
और अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का फैसला जिसे मुअत्तल कर दिया गया है कि 30 रोज़ में इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करे, इसको लेकर क्यों चैलेंज किया गया? आप लोगों को जब कोई डर नहीं है, सब कुछ क्लियर है, शफाफियत है, तो फिर डर किस बात का है कि आपके खिलाफ फैसला आ जाएगा इलेक्शन कमीशन में? ऐसा कोई डर नहीं है। मैं आपको इलेक्शन कमीशन, मैंने कई दफ़ा इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन कमीशन के थ्रू मैं आपको बताऊं, वो उनके पास FIA की लिस्टें आती हैं, किन लोगों के ड्यूल नेशनैलिटी है, किन लोगों के FBR के पेएबल्स हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने बिजली के बिल नहीं पे किए। आज तक मैंने नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन आज खुद, क्योंकि लिस्टें तो उनके सामने पड़ी होती है और उन लोगों ने अपने वो दाखिल की होती हैं एप्लीकेशंस MNA MPA सेनेटर के लिए। कभी इलेक्शन कमीशन किसी के खिलाफ नहीं लेता आज खुद नोटिस, हालांकि उनके पास सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब तक कि कोई और ना उठाए। तो ये बड़ा ही मतलब मकरू निज़ाम लगता है कभी कभी हमें, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के साथ ही खड़े रहेंगे अपने निज़ाम में। अपने जिस तरह अपनी नुक्ताचीनी करते हैं, इस तरह निज़ाम में भी थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी करते रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा अमल है। सब कुछ मतलब इट शुड बी ओपन, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो आई थिंक ठीक है, चलने दें, आगे देखते हैं क्या होता है। सही है। शेख साहब, सर अभी आपने खुद कहा कि तमाम जमातों की स्क्रूटनी होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए, सामने आना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। सर कल अगर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फ़र्ज कर लेते हैं कोई फैसला आ जाता है इलेक्शन कमीशन का, तो फिर आप लोग उसको मानेंगे, मेनोअन तस्लीम करेंगे? आशा यूसुफ, अगर हमने हर कोर्ट का फैसला माना है, आप देखिए मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर इतना बड़ा हुआ उनका, हालांकि हम समझते हैं कि वो जो उनके खिलाफ फैसला हुआ उसमें कई लोग नाज थे, लेकिन हम उस फैसले को माना हमने और उस पर अमल हुआ। तो हमने तो हमेशा कोर्ट के हर फैसले को माना है और हर पार्टी को मानना है। उसके बगैर पाकिस्तान में ये जमहूरियत का सिलसिला चल नहीं सकता। तो ये तो लाजमी है कि हमने हर एक पार्टी को कोर्ट का फैसला तो मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। उसके बगैर ये हुकूमतें, जो रियासत है, वो रियासत का काम नहीं चल सकता। तो ये तो कोई ऐसा मैं समझता हूँ दो राय ही नहीं हो सकती किसी भी पार्टी की। जैसा भी फैसला आएगा हर सूरत में उसको मानना होगा और तभी पाकिस्तान की रियासत तरक्की कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। किसी इदारे पर कोई तनकीद नहीं की जाएगी उस वक्त शेख साहब? नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपको कि तनकीद करना अगर कोई कर रहा है तो वो अगर आइन के दायरे में, कानून के दायरे में बैठ के कर रहा है, लेकिन कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा। कमेंट किए जा सकते हैं, जब फैसला होता है तो उसके फैसले के बाद कमेंट होते रहे हैं, लेकिन फैसला उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। उसके बगैर कोई भी हमारी रियासत चल नहीं सकती। रियासत पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है और हम सबको ये तहिया कर लें। ये हमारे आइन का हिस्सा है, ये हमारे हलफ जब लेते हैं तो हलफ का हिस्सा है। तो उसके बगैर तो हम आगे नहीं चल सकते। हर एक को फैसला तस्लीम करना ही है। जी ठीक है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, सर इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर बड़ी तनकीद भी हमें करते हुए नज़र आते हैं, अक्सर औकात अपने खिताबों में भी बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, बड़ी उनकी फॉलोइंग है, उन्होंने हुकूमत बनाई, तो सर इतनी बड़ी जमात का सरबराह अगर एक इदारे के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के सरबराह के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उसको सीरियस लिया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जमात के लीडर ने जिस तरह हुकूमत बनाई उसी तरह अपने ही अंदाज में हुकूमत गंवाई भी सही। और मैं डॉक्टर साहिबा की बातें सुन रहा था और यकीनन महजूज भी हो रहा था और मुस्तफ़ीद भी हो रहा था। बड़े अच्छे उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि हमारी जमात कोई फंडिंग नहीं लेती, $10 वाले हैं। ये भी 1.5 हफ्ता पहले आपने आज़ाद कश्मीर में आप ही अपने वज़ीर आज़म को उस शख्स से तब्दील किया जिसने आपके वज़ीर आज़म आउट गोइंग नियाजी साहब के बकौल 50 करोड़ रुपए दिए। आपके ये लंबे बालों वाले वज़ीर हैं, मुझे नाम नहीं उनका याद, तो उनको दिए और इल्ज़ाम लगाया। इसी तरह आपने बलूचिस्तान से एक ठेकेदार थे, उनसे 70 करोड़ के टिकट ली। तो आप यकीनन फंड लेते हैं $10 से लेके मिलियंस ऑफ डॉलर तक। और आरिफ नकवी का जब स्कैंडल आएगा और जब मिलियंस ऑफ डॉलर आपके पार्टी में जो आए हैं वो सामने आएंगे तो यकीनन उस पर एक सैर हासिल गुफ्तगू होएगी। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन आयशा, देखिए इल्ज़ामात लगाना 35 पंचर की स्टोरी से लेके आज तक खान साहब की PhD है
कि इतना झूठ बोलो और मुतवातिर बोलो कि लोग समझें कि सच है, और उसके बाद कहो कि वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। तो आज तक 35 पंचेस का ना पता चला, आज तक बहुत सारे और इनकी पोजीशंस का ना चला, और यही इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके वो सनाखानी करते थे। इससे पहले यही अदालतें हैं, चीफ जस्टिस कहते हैं ना कि हम अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं। आप देखिए कि पिछले 2-3 हफ्ते में पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारे हों या अदालतें हों, उनके ऊपर किस तरीके से एक सोशल मीडिया के ज़रिए और जलसों के ज़रिए कैंपेन चलाई गई। और इन्होंने ये कहा, और मैं इसकी नफ़ी करूँगा, कि मीनारे पाकिस्तान में शायद ये जलसे में मौजूद नहीं होंगी। इनके पार्टी के वाइस चेयरमैन ने कहा कि मेरे PTI के कारकुनों तैयार हो जाओ, आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है इलेक्शन कमीशन में, और आपको पार्टी को एज अ बैन किया जा रहा है और इमरान खान को नाअहल किया जा रहा है। तो ये एक प्रीएम्प्ट कर रहे हैं एक सिचुएशन और उसका एक नैरेटिव बना रहे हैं। बाहर के अब इनका हक है, हम समझते हैं कि ये इलेक्शन कमिश्नर इन्हीं की रिकमेंडेशन पर तैनात हुए। उस वक्त ये बहुत अपराइट थे, लेकिन जब कोई शख्स इनके मुताबिकत में ना चले तो ये जो है यकीनन उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो और एक अपना बयानिया लेते हैं। लेकिन फेयर कमेंट हर पार्टी का हक है, इनका भी हक है, लेकिन अदालत का फैसला हो, इलेक्शन कमीशन का फैसला हो, उसको हम मनवान तस्लीम करेंगे। इन्होंने तो डस्का वाला इलेक्शन का फैसला भी शायद तस्लीम नहीं किया था, और भी बहुत सारे मामलात पे इनकी पोजीशन रही है। तो मैं समझता हूँ कि इदारों की इज्जत और वकार बुलंद करना चाहिए। बिल्कुल बहुत एक वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि कल से वो इलेक्शन कमीशन के मुल्क भर में जो दफातर हैं उधर एहतजाज करेंगे जाके, और आपको पता है कि स्ट्रीट पावर के जरिए वो बड़ी तादाद में लोग ले भी आते हैं, हमने देखा भी है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन प्रेशर में होगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकेगा? देखिए, PTI का मसला ये है और इनकी क़यादत का, अनफॉर्चुनेटली, हालांकि इनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, कि जब ये हुकूमत में होते हैं तब भी ये एहतजाज कर रहे होते हैं, और जब हुकूमत से बाहर होते हैं तब ये वैसे ही एहतजाज कर रहे होते हैं। अब आप देखिए ना, ये पार्लियामेंट के खिलाफ भी एहतजाज कर रहे हैं, इन्होंने इससे पहले अदलिया के खिलाफ एहतजाज किया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब वो केस चल रहा था इन्होंने क्या क्या नहीं करने की कोशिश की। अब ये इलेक्शन कमीशन, ये 100 मर्जी एहतजाज कर लें, और इनको 2700 दिन इसी इलेक्शन कमीशन ने इनको सुना, उस वक्त तो इनको एहतजाज याद नहीं आया, अब इनको एहतजाज है। ये प्रेशराइज करना चाह रहे हैं कि हमारी बात मानो वरना हम खतरनाक हो जाएंगे, हम खाना जंगी करेंगे। इन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान की वो जो एक इनके वजीर थे, उन्होंने बयान दिया जाली डिग्रियों का। तो आप देखिए कि पायलट्स और हमारे कई इंस्ट्रक्टर्स को जो हैं दुनिया में जॉब से हाथ धोना पड़ा। यानी ये दे डोंट केयर कि हमारी किसी भी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से या बयानिए से पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत को क्या नुकसान पहुंचेगा। अब इलेक्शन कमीशन है, अब आपको तो हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया ना, अब एहतजाज की क्या जरूरत है? अब तो 30 दिन की तलवार भी नहीं है, और अब ये पहले भी इन्होंने 12 वकील चेंज किए हैं, अब ये 12 वकील और चेंज कर लें। हर बार ये कहेंगे जी हमने नया वकील रखना है, यानी इस पे किताब लिखी जाएगी आयशा, जब भी फैसला आएगा कि इसमें कितनी 100 एडजर्नमेंट्स हुई। और बिल्कुल हमें सब जमातों पर, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि वी मस्ट कम ओपन। हम सबको कानून की और आइन की पासदारी करनी है, और स्क्रूटनी कमेटी हो, इलेक्शन कमीशन हो, हर लिहाज से हर इदारे को हमें सेटिस्फाई करना चाहिए कि हमारे अकाउंट्स आइन और कानून के मुताबिक हैं। लेकिन इनको ये वाहिद लाडले हैं जिनको 2800 दिन हो गए हैं, अब कहाँ लाडले हैं? कहते हैं कि हमें कुरैशी साहब अब तो लाडले नहीं है, अब तो आप खुद भी कह रहे हैं ना, अब तो लाडले नहीं रहे। नहीं, लेकिन इनको इतनी मजीद, जब ये इतनी प्रूडेंट अकाउंटिंग रखते हैं, $10 वाले का हिसाब रखते हैं, अभी भी इनको टाइम चाहिए कि हमें अपने अकाउंट्स देने के लिए मजीद वक्त दरकार है। तो ये थोड़ा हैरानकुन है। बारकैफ जो भी इलेक्शन कमीशन जिस जमात से मांगेगा, हमारे से मांग रहा है, हमने सब कुछ दे दिया है। चले 17 मई को नोटिस दिया गया इलेक्शन कमीशन को भी और 17 सियासी जमातों को भी। लेट्स सी कि उस दिन क्या फैसला आता है अदालत की जानिब से। डॉक्टर साहिबा, फैसल वाडा साहब की एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। वो कहते हैं कि जैसे इन्हें नाअहल किया गया था वैसे ही तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाएगा। ये सिर्फ सियासी बात कर रहे हैं वो, या फिर ये वाकई में एक संजीदा इल्ज़ाम है? देखें जी, मेरा ख्याल है ये तो आप उनसे ही पूछिए। फैसल वाडा साहब बड़े आर्टिकुलेट आदमी हैं,
और उनका अपना एक बड़ा नया सा ढंग है, तो ये सवाल उन्हीं से पूछे, मैं उनके मजीद आर्टिकुलेट कर दीजिए ना आप हमारे लिए जो वो कह रहे हैं। देखिए मेरा अपना एक स्टाइल है, आई कैन नॉट, मैं दूसरों के मुंह में अल्फाज डालना इज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू। तो ही इज अ वेरी गुड स्पोक्सपर्सन फॉर हिमसेल्फ। आई थिंक यू शुड आस्क हिम। इस चीज का डर मौजूद है वैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर, क्योंकि ये इमरान खान साहब ने ये बात कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखें जिस तादाद में अवाम इमरान खान साहब के पीछे खड़ी हुई है और जिस तादाद में और जिस जज्बे से लोग निकल रहे हैं, आपने देखा कि कराची, पेशावर, लाहौर के जलसों में, इस्लामाबाद, और जो 10 अप्रैल को पूरे मुल्क में जिस तरह लोग लीडरलेस निकले, बगैर कॉल के निकले, ये लोग ऐसे नहीं निकल रहे, इनसे लोगों को खौफ आ रहा है, लोग डर रहे हैं, मुक्तदर हल्के जो हैं वो परेशान हैं कि ये लोग पाकिस्तानी, देखिए हर पाकिस्तान का हर इदारा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। अवाम है तो मुल्क है, अवाम है तो इदारे हैं। अवाम अगर अवाम की जो आवाज है वो एक नकारा खुदा है, उससे लोग डरते हैं। ये जो 50, 100, 150 लोग जो एलीट बन के मुल्क को चलाते हैं, जो उनकी मर्जी आती है करते हैं। अभी देखिए मुझे लिस्ट आई है 150 लोगों की, गुलाम इब्ने गुलाम अपने शहबाज शरीफ साहब जो लेके जा रहे हैं, 150 लोग, अपनी बेटी का, अपना दामाद का सारा खानदान, दूसरी बेटी, उसका मियां, उसके दामाद का सारा खानदान, नौकर चाकर, कैमरे वाला, सफाई वाला, यानी 150 लोग। पाकिस्तान PIA का जहाज, जो कि आजकल PIA के यूरोप पे जहाज ही नहीं चलते, चार्टर करते हैं दूसरे जहाज, 777 जहाज उन्होंने बुक कर लिया है, उसमें माशाल्लाह सारे जाएंगे, कोई लंदन से, कोई जद्दा से, उनकी तो ये तो एक उनके घर की जागीर है। पाकिस्तान की हुकूमत उनके घर की लौंडी बनी हुई है। और हम सारे पाकिस्तानियों को सलाम है कि हम इंपोर्टेड हुकूमत लेते हैं। करप्ट लोग जो कि मफरूर मुलजिम लंदन में बैठा है, उसको पासपोर्ट हम दे रहे हैं, जो फरार हुआ है, जो सजा याफ्ता है, और यहां पर जिसको आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया वो बेल पे है, 40 अरब उनकी तरफ ड्यू हैं, उनका बेटा, ये क्या कोई मौरूसी, कोई बादशाह सलामत है ये कि जो बाप बन गया प्राइम मिनिस्टर, बेटा बन गया चीफ मिनिस्टर, और उस पर तुर रहा ये कि आप देखिए कि सिंध में आपने गवर्नर बनाया माशाल्लाह स्पीकर साहब आगा सिराज दुरानी को, जो के मुल्जिम है, और उनको स्पीकर बना दिया, और स्पीकर को गवर्नर बना दिया, और उनके घर को सब जेल डिटर्मिन कर दिया। अब आप देखिए, और आपकी जो 36 लोगों की जो कैबिनेट बनी है उसमें से 24 लोग बेल पर हैं। और ये वो मुकदमे नहीं है जो PTI ने शुरू किए, ये वो मुकदमे हैं जो इनकी अपनी हुकूमतों में शुरू हुए हैं। तो आप मुझे बताएं, आप जब आपके सारे हुक्मरान चोर डाकू आपकी अदालतों के डिक्लेयर्ड, आप उनके नीचे चल रहे हैं, तो हम भी सर्टिफाइड फिर कुछ ना कुछ तो बन ही गए ना। तो यहां पर अब अगला सवाल जो बनता है वो अगर मैं टीवी पे बोलूंगी तो लोग परेशान हो जाएंगे। चले हम एक ब्रेक ले लेते हैं, रहने दे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। कैसर अहमद शेख साहब, ये ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर ज़रका साहिबा जो बात कर रही थी कि पूरी लिस्ट उनके पास आई है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं जा रहे हैं सऊदी अरब, जिसमें फैमिली के लोग भी शामिल हैं, शरीफ ख़ानदान के इत्तेहादी भी शामिल हैं। तो सर ये किसी ख़ास मकसद के लिए दौरा हो रहा है, और ये क्या अपने ज़ाती ख़र्चे पे जाएंगे या ये हुकूमती फ़ंड में से लिए जाएंगे पैसे? जी आयशा, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो भी हम यहाँ अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, हमें मुल्क की बात पहले सोचनी है। हम पार्टी की खुशामद या उसी को सपोर्ट करना ज़्यादा अहम समझते हैं। हालांकि ये किसी भी MNA का या इलेक्टेड कोई आदमी का ये तरीका और वतीरा नहीं होना चाहिए। देखिए डॉक्टर ज़रका साहब को ये याद नहीं रहा कि तोशा खाना इतनी बड़ी हमारी बेइज्जती हुई है कि 2 करोड़ रुपए का तोहफा खरीद के, जो कि बैरूनी बादशाहों ने और शहजादों ने दिया, वो मार्केट में 14 या 18 करोड़ में बेच दिया गया। मैं सोच भी नहीं सकता, कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सोचता हूँ कि हमारे लीडर करते हैं। एक तरफ तो रियासत मदीना की बात करते हैं, एक तरफ तो सादिक अमीन की बात करते हैं,
और फिर 98 करोड़ जो जो कहते थे हम साइकिल पे जाएंगे, और 98 करोड़ रुपए उनके वो उन्होंने हेलीकॉप्टर पे लगा दिए। लेकिन ये सारी बातें कहने के बाद मैं ये कहूँगा, ये भी जो कुछ हो रहा है कि बात हमारी हुकूमत, हमारा मुल्क इस वक्त बहुत ही मुश्किल में है। गरीब आदमी, मैं अभी अपने हल्के से 5 दिन वहाँ था, चंडियोट से अभी कराची पहुँचा हूँ, 1 घंटा पहले मेरी फ़्लाइट आई है। तो मैं देखता हूँ कि लोग किस किस्म की कसम पुरसी के आलम में है। इस तरह ये शाहाना जाहो जलाल जो अभी बता रही हैं डॉक्टर दरका, ये कोई अच्छा नहीं है। अगर हम ये करेंगे तो लोगों को हम मुखालिफ कर रहे हैं। ये हमारी पार्टियों को चाहिए कि लोगों की खिदमत का ज़्यादा से ज़्यादा एक सिंपलिसिटी, जो सादगी है, वो अपनाना पड़ेगी। तो हर जगह यही हाल है। आप देख रहे हैं चंद लोग हैं वो उनकी खुशामद में, पार्टियों की खुशामद में लगे हुए हैं, और बस अवाम बड़ी तकलीफ में है। अवाम की बातें हम करते नहीं, ना टीवी पे करते हैं, बस खुशामद ही खुशामद है अपनी अपनी पार्टी की। मुझे बड़ी खुशी हुई है करना होगा कि आपने ये बात की है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने ये बात की है। वैसे आपको ऑफर नहीं हुई साथ ले जाने की? नहीं, मुझे ऑफर नहीं हुई, पर अगर ऑफर होती तो मैं कभी अपने उनके खर्चे पे नहीं जाता, मैं अपने खर्चे पे जाता। अगर जाता हूँ उम्रे पे, और जाता रहता हूँ। अल्लाह ताला ने मैंने कोई इतने उम्रे मैंने किए हैं जो मुझे याद भी नहीं है, अपने खर्चे पे किए हैं। बात ये नहीं है, ज़रूर जाएं, वज़ीर आज़म जाए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वहाँ, लेकिन एक सादगी के तरीके से जाए ना। इतना जाहो जलाल और इतना शाहाना अंदाज, और इसी तरह जो कहते थे कि मैं साइकिल पे जाऊँगा, मैं बिल्कुल सादगी अपनाऊँगा। आज 98 करोड़ रुपए का अगर खर्चा गलत है वो बताएं। 98 करोड़ हम कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, क्योंकि फिगर सामने है ना। अगर तोशा खाना में जो कुछ हुआ है ना, यकीन जानिए, अगर किसी पहले भी, अगर मेरी बात मुकम्मल, 2008 मैं बात करना चाह मुकम्मल मैं मुकम्मल बात करूँ। अगर मेरी बात मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ। अगर किसी ने भी ये किया है कि तोशा खाना से खरीद के खुद उसकी वैल्यू कम करके उसको बेचा है, किसी ने भी, चाहे मेरी हुकूमत के किसी, मेरी पार्टी के किसी बंदे ने, या किसी पीपल पार्टी ने, या पीटीआई ने, देखिए ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी हमारी जो है ना बेइज्जती की बात है। और ये ऐसा चीज़ नहीं है कि हम पेश कर सकें, फ़ख्र के साथ पेश कर सकें। और यानी हैरान हूँ मैं कि ये इतने बड़े दावे करने वाले हम लोग, और जब कहते हैं कि उसकी खुद ही प्राइस को हमने कानून बने, कहते हैं जी कानूनी हुआ है। इस तरह का कानून कोई तोहफा मिलता है तो किसी स्टेट को मिलता है, रियासत को मिलता है, किसी ज़ात को नहीं मिलता। इस तरह तो रिश्वत, और क्या कहते हैं, रिश्वत किसको कहते हैं? अगर बादशाह किसी को तोहफा दे देंगे और वो अपना काम करवा लेंगे हमारे मुल्क से। आज तो वो बहुत बने पड़े हैं कि जी अमेरिका की हमने गुलामी नहीं करनी। तो गुलामी किसको बोलते हैं? कि आपका कोई बंदा भी आके तोहफा दे और वो जाके आप बाजार में बेच दें, आपके पैसे बन जाएं, आप रिश्वत ले लें और उसके बाद उनका काम कर दें जो जिस तरह वो चाहते हैं। ये करते रहें और फिर अनायत तो देखें, इनकी अनायत तो देखें। और अगर जो हमारी हुकूमत ने अगर शुरू ये इस तरह की है तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगी ये बात, अच्छी बात नहीं लगी है इस तरह का। जी हैदर जमान कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो इस वक्त सरकारी खर्च के ऊपर जो दौरे हो रहे हैं इस वक्त, जो सऊदी अरब जा रहे हैं, जिसमें तमाम इत्तेहादी भी शामिल हैं, ख़ानदान के अफराद भी शामिल हैं, क्या राय है आपकी इसके ऊपर? अवाम मुश्किल में है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, लेकिन इस वक्त शाहाना दौरे जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। ये आप एक मफरूज़े पे बात कर रही है ना, आपके पास क्या सबूत है? सिर्फ कि डॉक्टर जरका साहिबा, मैं उनका एहतराम करता हूँ कि उनको 122 लोगों की लिस्ट आ गई, और उन्होंने, आपने कैसे ये डिटरमिन कर लिया है, ये एसरटेन कर लिया है कि ये जो लोग हैं, ये इसमें से कौन कौन लोग अपनी टिकट या अपना खर्चा खुद नहीं पे कर रहे, या और कौन लोग कर रहे हैं? यानी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, वो पीटीआई का एक वतीरा है। और मैं समझता हूँ कि वंस द डिटेल्स कम, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। सर, बोइंग 777 तैयारा जो है पीआईए का, उसको स्टैंड बाय पे रखा गया है ले जाने के लिए कि वो उसको साइड पे कर दिया जाए, स्टैंड बाय पे रखा जाए। पीआईए के 777 तैयारे स्टैंड बाय पे ही हैं। अल्लाह के फजल से 3 साल से जिन साहब को इन्होंने पीआईए का चेयरमैन बनाया और जिस किस्म के वजीर रहे, पीआईए के रूट्स खत्म हो गए। पीआईए बिकेम रीजनल कैरियर और डोमेस्टिक कैरियर। आप सिर्फ चार्टर फ्लाइटें चलाते हैं, वो भी और एयरलाइंस के जहाज पे चार्टर चलाते हैं। पीआईए के जहाज तो खड़े हैं, 777 हो या दूसरे जहाज हो। आप एयरलाइन की हालत पे एक प्रोग्राम करें, मैं आपको बता दूंगा। देखिए, बिल्कुल सादगी से जाना चाहिए, इसमें दो कोई राय नहीं है। और मेरी इतला के मुताबिक
जो लोग भी जा रहे हैं कम से कम हमारी पार्टी की तरफ से, या क्योंकि इसके अंदर सिर्फ उम्रे का एलिमेंट नहीं है, आपको ये देखना है कि हम जो है इस वक्त सऊदी अरेबिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए जा रहे हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने चाइना भी जाना है, तो ये ऐसा खालिसतन ये कोई प्राइवेट विजिट नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, ये इस तरह बात कर रहे हैं जिस तरह इन्होंने भी तोशा खाना की बात की। तोशा खाना पे मैं एक दो बातें आयशा बताना चाहूंगा। तोशा खाना के कवानीन और रूल्स अलाउ ही नहीं करते। अगर आप गिफ्ट आपने एक अपना खरीद लिया है, जो भी 20% देके 50, आप उसको सेल नहीं कर सकते। अगर सेल करना है तो कैबिनेट डिवीजन उसको ऑक्शन करती है, उसका एक प्रोसीजर है। और इमरान खान ने ये बात कौम के सामने जलसे में ये तस्लीम करके कि हाँ मैंने बेचे, he has made his तो सर अब तो आप सब लोगों की हुकूमत है, केसेस बनाए ना लोगों के ऊपर, इनके ऊपर केसेस बनाए। आप उस पे ना जाएं। और हम ये तो टिपिकल सवाल है ना, आपकी हुकूमत है, केसेस बनाएंगे, केस बनेंगे। मैं आपको कानून बता रहा हूँ कि जब आप सर टिपिकल सवाल का आप टिपिकल जवाब ना देना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जवाब दे दे मुझे। नहीं दे रहा, मैं दे नहीं रहा। तीसरी बात मैं जो करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, हम नंगे पांव गए थे और उनके बच्चे गए थे और उनके साबका शौहर गए थे और साबका शौहर के अजीज़ो अकारिब गए थे। वो कौन से जेब खर्च पे गए थे? वो भी पाकिस्तान के टैक्स पेयर पे गए थे। यानी ये बात ऐसे कर रहे हैं कि हमारा हैंडसम प्राइम मिनिस्टर कमर्शियल फ्लाइट पे जाता है, लेकिन हैंडसम प्राइम मिनिस्टर की हालत जब कौम के सामने आई वो ये है कि 1 अरब रुपया सिर्फ बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस के आने जाने पे लगता रहा है और इनकी आनी जानियां ही चलती नहीं है। और ये अपने वहां निजी निकाह करवाते रहे हैं, अपने अहलो अयाल को ले जाते रहे हैं, साबका उनके रिश्तेदारों को ले जाते रहे हैं। इसकी भी ट्रैवल लॉग शीट मंगवाएं, उस पे भी प्रोग्राम करें और पूछें कि ये किसने पे किया था, ये लोग किस लिए गए थे। तो ये बातें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। सर पता है जब भी इस तरह का कोई सवाल होता है ना, कुरैशी साहब मेरी बात सुन रहे, जब भी इस तरह का कोई सवाल होता है ना तो मोस्टली हमारे जो सियासतदान है ना वो यही कहते हैं कि देखिए जी उस जमात ने ऐसा किया था, उस जमात ने ऐसा किया था। सर आप अपनी बात करें ना, जो मैंने आपसे सवाल किया कि क्या ये जवाब शहाना तरीके से जा रहे हैं, शहाना तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, अब मैं इसका जवाब दूंगी तो बहुत तकलीफ होगी। मैं आती हूँ जी कुरैशी साहब, आपका सवाल जो है वो प्रीएम्प्टिव है। आपके पास अभी शवाहिद नहीं है कि कौन जाती खर्चे पे जा रहा है, कौन सरकारी पे जा रहा है। मैं तो आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ और आपको सिर्फ हकायक बता रहा था, एग्रेसिव नहीं हो रहा। मैं आज भी समझता हूँ कि कम से कम टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल होना चाहिए और जो साहिब हैसियत है चाहे गवर्नमेंट में है उसको अपना टिकट अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करने चाहिए। आई एम फुली आई एंडोर्स दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी डॉक्टर साहिबा। जी बहुत शुक्रिया। ये लिस्ट जो आई है ये खत है प्राइम मिनिस्टर हाउस से और इसमें इनमें बिलावल भुट्टो साहब का भी नाम है, इनमें हमजा शहबाज, सुनती जाएं आप, समाविया शबाब, मिसेस नसरीन मेड ऑफ मिस्टर हमजा शहबाज एंड कैप्टन मोहम्मद सफदर, मरियम सफदर, सबिया अब्बास शरीफ, यूसुफ अब्बास शरीफ, मिस्टर एंड मिसेस आहद चीमा, उमामा अब्बास अली, ये सारे खानदान के लोग हैं। और जो इन्होंने अभी बात की है, इन्होंने जातियात पे बात की है, तो अब फिर जरा थोड़ा हौसला बनाएं और वापसी का जवाब भी सुन लें। मैं इस किस्म की बातें नहीं करती, लेकिन अगर आप उंगली उठाएंगे तो 4 आपकी तरफ भी। आप मुझे बता दीजिए कि गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर जिस तरह से आपकी सिंध हुकूमत ने पैसे लेके मुनरिफ अरकान को सिंध हाउस में रखा, जो आप जवाब दे दीजिए कि किस तरह से, कहां से वो पैसे आए, किसने लाए और उसके ऊपर क्यों कुछ नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, आपका जो इस वक्त अभी डाडू साहब दीजिए, आप बताइए जब आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर बी प्रिपेयर्ड कि आपके चेयरमैन साहब एक पर्ची के ऊपर चेयरमैन बने हुए हैं। मुर्तजा भुट्टो को किसने मरवाया? अरे भाई बातें ना करें आप, जब दूसरों पे उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी आती हैं।
आप बताइए, आप जवाब दीजिए, आप अपनी कारकर्दगी बताइए। आपके पास सिंध में एक ढेले की कारकर्दगी नहीं है। सिंध के हैदर जमान कुरैशी साहब, आप कंप्लीट करने दें उनको, मैं वापस आ जाऊंगी आपकी तरफ। NRO 2 लिया, NRO 2 के अंदर अपने केसेस खत्म करा रहे हैं। अरे आप लोग तो सवाए इम्पोर्टेड, अभी बिलावल भुट्टो पिछले साल अमेरिका गए, वहां से NRO लेके आए, अब गए हुए हैं यूके, वहां से NRO लेने। न्याजी मांग रहा था कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद को मलिक रियाज को किसने भेजा था? इब्ने गुलाम आपने भेजा था। बताइए, आपके पास इन चीजों का ना जवाब है ना आपके पास कोई जवाब है। इज्जतदार लोग, चले ठीक है, अली भुट्टो, ठीक है डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा आगे बढ़ जाते हैं, आपकी कोई चीज नहीं बची। डॉक्टर साहिबा आगे बढ़ जाते हैं, बातें करेंगे गलत बिलो द बेल्ट, आगे बढ़ जाते हैं, ऐसी बातें ना करें, फिर जवाब आपको भी सुनने पड़ेंगे। ऐसी आवाजें उठाएंगे तो मेरी आवाज आ रही है, ये प्लीज माइक बंद करेंगे, ऐसी बातें ना करें जिनसे आपको शर्मिंदगी हो। हम आपकी इज्जत रखते हैं। आपको कैसर अहमद शेख साहब, सर आगे बढ़ जाते हैं, वो बात ही नहीं सुन रहे हैं। सर इस वक्त जो एक बड़ा इशू चल रहा है वो डीजल की कमी हो गई है पूरे मुल्क के अंदर। सर ये जरा बताइए, इसके बारे में क्या आपके पास डिटेल्स आई हैं? ये क्या मामला है? क्या वाकई में कमी है? क्योंकि अभी तक जो पूरे मुल्क से खबरें आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं कि किसान बड़े परेशान हैं, पेट्रोल पंप्स के बाहर जो है उन्होंने चारपाइयाँ अपनी लगा ली हैं कि जैसे ही डीजल आएगा तो उनका काम बनेगा और वो यहाँ से लेके जाएंगे। सर ये क्या मामला है? क्यों अचानक से डीजल की कमी हो गई है मुल्क भर में? जी ये बहुत अहम मामला है और बजाय कि हम दूसरे बातों पे झगड़ा करने के इन मामलों पे गौर करें। आज मैं खुद चनियोट से जब लाहौर जा रहा था, मेरी फ़्लाइट थी लाहौर से कराची के लिए, तो मेरे साथ डाला था, वीगो डाला, उसको चनियोट शहर में MNA को 2000 का डीजल नहीं मिल सका कि मेरा वीगो डाला वहीं रहा। मेरी गाड़ी में पेट्रोल था तो वो चल के आई। तो ये बहुत बड़ा एक मामला है और आगे बढ़ने वाला है। हुकूमत को सबसे पहले इस पे सीरियस गौर करना चाहिए। दुनिया में तेल की प्राइसेस ब्रेंट तकरीबन $110 के करीब है और अगर उसमें कोई टैक्स ना भी लगाया जाए तो तब भी वो बहुत महंगा पड़ता है आज के रेट से, जब आप रेट कम रखेंगे। लेकिन ये रेट इमरान खान साहब लोगों को, उनको पता था कि उनकी हुकूमत जा रही है। असल मसला क्या है कि लोग पाकिस्तान का नहीं सोचते, वो तो अपनी ज़ात का हम सोच रहे। ये इमरान खान साहब ने इतना बड़ा ब्लंडर किया कि 30 जून तक उन्होंने ऐलान कर दिया कि कीमत हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब पैसे है नहीं, कोई अक्लमंदी वाली बात, कोई शऊर वाली बात, इसीलिए हम कहते हैं वो नायल हुकूमत थी। अब वो फैसला तो करके चले गए, अब हमारी हुकूमत को भी बैठ के सर जोड़ के ये फैसला करना है। 30 जून तक हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो रद्दो बदल करना पड़ेगा, नहीं तो ये डीजल बिल्कुल ख़त्म, पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लोगों को मिलेगा नहीं, उसकी जो है ब्लैक चलेगी और अवेलेबल नहीं होगा। तो हमें जल्द से जल्द इसका फैसला करना है। ये अहम फैसला है। दुनिया की कीमतों से आप कम रेट नहीं रख सकते। ये फैसला अगर देते जाएंगे, आपकी जमात के वज़ीर आज़म है ना, ये मामला आप उठाएं उनके सामने कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए। इस वक्त PTI की या किसी दूसरी जमात की तो नहीं है ना गवर्नमेंट, आपकी अपने जमात के वज़ीर आज़म है। जी मैं अपनी जमात से ही कह रहा हूँ ना। देखिए मैं अपनी जमात की बात कर रहा हूँ कि वो जब तक बैठेंगे नहीं, और मैं ये आपके थ्रू ये उठा रहा हूँ ना, उनको बात कह रहा हूँ, जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर और वजीर ख़जाना इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। मैं चंद दिनों में बंद हो जाएगी सारी ट्रांसपोर्ट और लोग शोर शराबा करेंगे। अभी हुकूमत बनी, हमारी हुकूमत का अलमिया ये है कि अभी आते ही अगर हमने, क्योंकि पेट्रोल की और डीजल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत नहीं बढ़ानी पड़ेगी। और जब बढ़ाएंगे तो लोग बददुआएं देंगे कि ये हुकूमत ने आते ही रमज़ान के महीने में और ईद से पहले, तो ये मामूली चीज़ नहीं है। इसको हर एंगल से सोचना है, लेकिन कोई फैसला करना पड़ेगा। आप रोक नहीं सकते पूरी दूर पाकिस्तान। मैंने कहा मुझे नहीं मिला, मेरे वीगो डाला को आज मैं मेरे पीछे नहीं आ सका और मेरी गाड़ी में पेट्रोल था, तो इस वक्त तो ये हालात बड़े खराब है। मेरे पास वक्त कम है, लेकिन ये भी एक हकीकत है ना, जब PTI गवर्नमेंट की तरफ से कीमतें बढ़ाई जाती थी तो बाकी सियासी जमातें इस पर ये शोर मचाती थी कि महंगाई बम गिरा दिया, आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ाकर। अब आपकी जमात और आप खुद ये कह रहे हैं कि कीमतें आलमी मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बढ़ानी पड़ेंगी। बहरहाल लास्ट 2 मिनट है, मैं एक कॉमेंट अपने बाकी 2 मेहमानों से लेना चाहूँगी। हैदर जमान कुरैशी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, अभी तक क्या बातचीत हुई है उनकी नवाज शरीफ साहब से, कुछ शेयर कर दें हमारे साथ।
देखिए वो बातचीत तो मुकम्मल होगी और इस बात पे इत्तेफाक हुआ है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जो एक सेकंड वर्जन है उसको आगे लेकर चला जाए और कुछ जो रिमेनिंग एजेंडा है उसको मुकम्मल किया जाए और जो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है उसकी तरफ जाया जाए और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, जो मुल्क में एक इमीडिएट इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन चाहिए, उसमें मिल बैठकर और जमहूरी को फ़रोग़ दिया जाए और फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस को शॉर्ट टर्म में एड्रेस करके पाकिस्तान को एक अर्ली इलेक्शंस की तरफ ले जाया जाए। ये बेसिक पंजाब और सिंध में देखिए उसके अंदर कुछ दोस्तों की राय आई थी कि वो सिंध में कुछ जगहों पे चाह रहे थे और पंजाब में कुछ लोगों का था, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई हतमी बात नहीं हुई और कुछ ऐसी सीट्स हैं आइडेंटिफाइड, पंजाब में भी हैं, केपीके में भी हैं, जहां पे क्या शायद पीएमएल नवाज के पास मौजूद कैंडिडेट नहीं है या शायद हमारे पास पंजाब में या सिंध में उनके पास नहीं है। तो ये एक ओवर आर्चिंग बात हुई है, लेकिन ये इलेक्टोरल अलायंस के लिए मीटिंग नहीं थी। ये बेसिकली जो इस गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म में जो आदाफ रखे गए थे नो कॉन्फिडेंस से पहले, जिसमें नैब का खात्मा है, जिसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, जिसमें इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, और मैं डीजल पे इस पे बात एक करना चाहूंगा कि देखिए जब एक चीज खरीदी नहीं गई, एक चीज खरीदी ही नहीं गई, डिलिबरेटली लैंड माइन्स बिछा दी गई हैं, तो अब उसके लिए फायर फाइटिंग हो रही है और मैं समझता हूं अगले 8-10 दिन के अंदर सप्लाई चेन मैकेनिज्म रिस्टोर हो जाएगा। ऑयल कार्गोज ऑर्डर कर दिए गए हैं, चाहे एलएनजी हो चाहे ऑयल हो, और ये बदकिस्मती है बट ये माजी के हुक्मरानों की वो गलतियां हैं और नाचाकियां हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कुरैशी साहब वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, जल्दी से कमेंट करना चाहेंगे आप इनकी बात के ऊपर, कुरैशी साहब की बात के ऊपर? डॉक्टर साहबा वक्त खत्म हो गया है। देखिए जी, हमारे जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, आते साथ उन्होंने पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री किसी को देने के बजाय अपने पास रखी, क्योंकि इसमें बहुत बड़े कट्स होते हैं। जितने जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो डैम जो ये कहते थे हम बना ही नहीं रहे, उधर जाके उन्होंने फौरन कहा ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे बंदों को दो। जहां जहां पुल बन रहे हैं, जहां जहां सड़क बन रही है, टोपियां बदल बदल के वो वहां गए और उन्होंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे बंदों को देना है, मेरा कट किधर है। तो ये तो उनके घर की लौंडी है, और ये जो लिस्टें हैं ये अब आ गए हैं, ये वही करेंगे जो पिछले 3 दफा भी करके गए हैं। इनके तो रग रग में पाकिस्तान को लूटना रखा है और पाकिस्तान के अवाम, लेकिन अब शऊर आ गया, अब लोग खड़े हो गए और लोग बोलेंगे और लोग ये चोरियां नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, खड़े हो जाए। बहुत शुक्रिया हमारे मौका में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए।